हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार की जिसको जिसका रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बहुत होता था। 7 जुलाई 2021 को वो 98 ईयर्स के एज पे उन्होंने अपना देह त्याग दिया और उनके मरणोपरांत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा, He will be remembered as a cinematic legend। और सिमिलर ही प्रेज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी किया था। उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, उन्होंने भी किया था। इनका नाम है दिलीप कुमार। जी हाँ, पाकिस्तान में जन्मे और इंडिया के सबसे वर्सेटाइल एक्टर जिन्होंने जब अपना देह त्यागा तो पूरे इंडस्ट्री समेत पॉलिटिकल एक्यूमेन ने दुख प्रकट किया था। लॉर्ड मेघनाथ देसाई जो उनके बायोग्राफर हैं, उनका कहना है, देयर आर स्टार्स इवन बिगर देन हिम बट नो वन इज बेटर एक्टर। ये बात भी सही है, उनसे उनसे ज़्यादा बेटर तो कोई है भी नहीं, ये तो सभी का मानना है। एक और बात इनके बारे में बताते हैं, जो सत्यजीत रे कहते हैं कि जो एक अल्टीमेट मेथड एक्टर होता है ना, मेथड एक्टिंग क्या है, किससे सीखनी है, तो वो दिलीप कुमार से सीखी। ये सत्यजीत रे ने कहा था, सोचिए। और दिलीप कुमार जी का बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड से नहीं आते थे, वो एक बहुत ही छोटे से हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। उनके पिताजी क्या बोलते हैं, फ्रूट सेलर थे और इतना बड़ा नाम कमाया। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, उन्होंने नाम कमाया अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन में भी। पॉलिटिक्स में भी उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे, कुछ अच्छे अंत तक बने रहे, कुछ के साथ उनके उनके रिश्ते बीच में टूट गए। जैसे शरद पवार जी, उनके बहुत अच्छे पॉलिटिकल एक्यूमेन में दोस्त थे। जैसे कि बाला साहेब ठाकरे, उनके बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे। और इतना ही नहीं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो भी इनके बहुत बड़े फ़ैन थे। एक बार वो मद्रास विज़िट पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनको पता चलता है कि दिलीप कुमार जी यहीं पे मतलब कहीं पे इनकी शूटिंग चल रही है। वो उस अपने पूरे कार्य को कंप्लीट करने के बाद वो उनसे मिलने चले आते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू वाज सच ए ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार जी। जब हमने इस बार हम लोग दिलीप कुमार जी की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये पॉलिटिक्स से भी अछूते नहीं रहे, बहुत हद तक ये पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रहे, बहुत डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रहे। इन्होंने राज्यसभा की भी इन्हें सीट मिली थी 2000 से लेकर के 2006 तक ये रहे, बट डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहे। ये बात भी मानना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं रहे, बट कांग्रेस के सपोर्टर थे, कांग्रेस विचारधारा के सपोर्टर थे। इनको लगता था कि इनका मानना था कि अगर कोई सेक्युलर विचारधारा है हमारे देश के लिए ज़रूरी, वो है कांग्रेस, इसलिए वो हमेशा उसकी सपोर्ट करते रहे। इतना ही नहीं, मैं राशिद किदवाई जी की किताब से कोट करना चाहूँगा कि वो जवाहरलाल नेहरू जी को कितना मानते थे। उनका कहना था, आई ओबेड पंडित जी एट वंस, माई लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम बीइंग नेक्स्ट ओनली टू द अफेक्शन एंड एडमायरेशन आई हैड फॉर आगा जी, जो उनके पिताजी हैं। तो ये तो उनका मानना था। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे 1962 में बोलते हैं कि वी के कृष्णन मेनन, जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, जो साउथ बॉम्बे से नहीं नॉर्थ बॉम्बे से जो इलेक्शन लड़े थे, उनके कैंपेन के लिए भी वो गए थे। हालांकि दिलीप कुमार जी का कहना है कि मैं बहुत सारे कैंपेन्स पे गया हूँ, लेकिन मैं किसी को अब मैं होता है कैंपेन ख़त्म होता है, मैं उम्मीदवार को याद रखता नहीं हूँ, बट ये वी के मेनन उनको याद रहे, तो ये उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं वी के मेनन के उसमें गया था। और इतना ही नहीं, इसके पीछे की एक बात कही जाती है, वो आके वी के मेनन के प्रचार में क्यों गए। कहते हैं कि वो ऑबिलाइज्ड थे नेहरू जी से भी। किस लिए?
1960s में एक मूवी आई थी गंगा जमुना, जिसमें ये डेकॉइट का रोल प्ले कर रहे थे, और वो आपको क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोर्ड में वो फंस गई थी, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी। बहुत सारे उसमें फैक्टर्स थे। एक तो ये खुद ये डेकॉइट का, डकैत का रोल कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा इशू था। आप सबको मालूम ही होगा कि ये एक्चुअल में मुस्लिम हैं। तो इस मूवी की जो लास्ट सीन है उसमें जब ये मरते हैं तो हे राम कहते हैं, तो उस पे भी एक इशू उठ गया था सेंसर बोर्ड से कि एक मुस्लिम आदमी कैसे हे राम कह सकता है। तब ये उसमें तर्क भी देते हैं सेंसर बोर्ड के सामने कि हाँ, मुस्लिम आदमी नहीं दे सकता है, लेकिन मेरा कैरेक्टर तो हिंदू है, तो वो तो दे ही सकता है। सो वो एक इशू था। हालांकि ये जब सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो पा रहा था उस समय, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पास करवाया था। तो एज ए रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक, तो ऑबलाइज्ड हो गए 62 में, जब उनको कांग्रेस के वीके मेनन के लिए उन्होंने रैली में भी सम्मिलित हुए। वैसे वो और में भी हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले और में भी हुए हैं, बट इनको वीके मेनन का नाम बहुत ही अच्छे से याद था। बाकी इन्होंने खुद भी कहा कि मैं हुआ हूँ पार्ट, बट मुझे याद नहीं है कि मैं किनके किनके उसमें पार्ट लिया हूँ। गोइंग फर्दर, इसी बुक में आगे कहते हैं कि दिलीप कुमार जी को जब वो 1981 में मनोज कुमार की क्रांति शूट कर रहे थे, तब उनको उस समय के बॉम्बे के शेरिफ का रोल मतलब उनको पोस्ट ऑफर हुआ था। ये एकदम सडन पोस्ट उनको ऑफ़र हुआ था। इन्होंने इस पोस्ट को निभाया भी बहुत अच्छे तरीके से, बोला जाता है। उन्होंने ऑफ़र हुआ था, शरद पवार जी ने स्पेसिफिकली इनको कॉल करके बताया था। शरद पवार और इनकी एक और फ्रेंड होती थी रजनी पटेल, जो एडवोकेट थी, जो कांग्रेस के लिए फंड रेजिंग का काम करती थी, बट वो भी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं थी। तो रजनी पटेल भी इनकी एक पॉलिटिकल एक्यूमेन की बहुत अच्छी फ्रेंड हुई। तो उन रजनी पटेल जी और शरद पवार जी ने मिल करके इनका नाम नॉमिनेट किया, और ये बॉम्बे के शेरिफ बने थे। ये लेना तो ये पोस्ट नहीं चाह रहे थे, बट दोनों दोनों फ्रेंड्स ने इनको कन्विंस किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे इनके एक्टिंग करियर को लेकर। देन ही वेंट अहेड एंड उन्होंने ये पोस्ट एक्सेप्ट किया। जब एक 1993 में जब हिंदू मुस्लिम के राइट्स हुए थे बॉम्बे में, जब आप सभी को पता होगा कि बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ था, उसके बाद पूरे देश भर में राइट्स हुए थे। मुंबई सबसे ज़्यादा, या उस समय का बॉम्बे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड था इस चीज़ से। तो इन्होंने एक डेलीगेशन बना करके ये उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से भी मिले थे, रिक्वेस्ट करने के लिए कि इन चीज़ों को रोका जाए। और इतना ही नहीं, ये उस समय जितने भी स्लम एरियाज़ थे, क्योंकि जो इम्पैक्टेड, जो इफ़ेक्ट हो गए थे इस राइट से, वो उसमें ये इन पर्सनल कैपेसिटी ये हेल्प करने जाते थे। ये और इनके साथ कई और भी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, जैसे शबाना आजमी जी भी इनके साथ जुड़ी थी इस काम के लिए। इतना ही नहीं, ये तो हुई 93 की बात। जब कारगिल वॉर हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इनसे हेल्प ली थी। कारगिल वॉर के वक्त में देखिए क्या लिखते हैं कि दिलीप कुमार हैड अर्ज्ड द देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टू एंड द पोस्ट कारगिल वॉर हॉस्टिलिटीज़। वॉर के बाद सिचुएशन हॉस्टाइल थे, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको अपने पास बुलाते हैं। ये उनके ऑफिस में जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इनके सामने कॉल करते हैं और नवाज शरीफ से बात करते हैं। फिर वो फ़ोन इनको पकड़ा देते हैं और ये उनको बोलते हैं, दिलीप कुमार साहब नवाज शरीफ साहब को बोलते हैं, मियाँ साहब, we did not expect this from you since you have always claimed to be a great supporter of peace between Pakistan and India। और उसके आगे कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो टेंशन है, इसके कारण इंडियन मुस्लिम्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो इन्होंने ये, मतलब ये तो एक तरीके का ट्राइवा हुआ कि इन्होंने कारगिल वॉर के वक्त कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हर डिस्कशन होते रहता है कि भाई कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा किया था, हमारे आर्मी ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन जो छोटा सा हिडन रोल है ये शायद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया कि दिलीप कुमार साहब ने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था पोस्ट कारगिल हॉस्टिलिटीज़ को रोकने के लिए। तो ये हैं दिलीप साहब।
इनके अंतिम दिनों में इनकी क्रिटिसिज्म भी हुआ बहुत लोगों को, जैसे कि इनसे जूनियर जो एक्टर्स हैं उन लोगों ने मैं नाम लेता हूँ, नवाज नॉट सॉरी दिलीप कुमार जी के बारे में नसीरुद्दीन साहब ने कहा था कि ये एक ऐसे एक्टर है जो अपने आप को सबके ऊपर रखते हैं। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत बड़े तो बन गए लेकिन इन्होंने किसी को नर्चर नहीं किया, और कई छोटे छोटे एलिगेशन लगाए थे जो बहुत सस्टेन नहीं हुए, क्योंकि AMU के एक इंग्लिश प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी साहब ने उसके उस एलिगेशन के अगेंस्ट भी कहा, और मुझे लगता है बहुत जस्टिफाइड बात कही थी। ये मेरा ओपिनियन है, हालांकि मेरा ओपिनियन इसमें होना नहीं चाहिए, बट एक जेनरिक बात थी जो मुझे लगी ठीक है। तो असीम साहब ने कहा कि भाई जो बड़ा एक्टर है या जो बड़े टीचर्स होते हैं उनसे आपको सीखना है। वो ओपन बुक की तरह होते हैं, ओपन टू ऑल रहते हैं, आपको जाके सीखनी चाहिए उनसे चीज़ें। वो किसको क्या सिखाएंगे और वो किसी को क्यों सिखाएंगे, मतलब नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड, बट ये उसका एसेंस था। ये मुझे इस बुक को पढ़ के लगा, तो मुझे लगा हाँ ये बात भी सही है, जो बड़े टीचर्स होते हैं उनसे सीखना, लोगों को सीखना चाहिए। खैर ये तर्क और वितर्क की बातें हैं, ये कौन सही कौन गलत इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, बट ये एक छोटी सी स्टोरी थी दिलीप कुमार साहब की, जो उन्हें एक वर्सेटाइल एक्टर बनाती के बारे में बताती है, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बताती है, इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी उनके उनके एक्सेप्टेंस के बारे में बताती है। और हम सभी जानते हैं कि यूसुफ साहब कितने महान एक्टर रहे हैं, और अब तो ये भी हो गया है कि पॉलिटिक्स में उन्होंने किस तरीके से एक एज ए सोशल वर्कर, जो एग्जैक्ट सोशल वर्कर होता है ना, उन्होंने कैसे ये रोल प्ले किया। सो ये थी दिलीप साहब की कहानी, और अब अगले बार वापस मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और उसके बाद 2 और कहानियाँ और मैं पढ़ूंगा इस बुक से, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, जो राशिद किदवाई साहब की बुक है। आप सभी को ये पढ़नी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए। ज़्यादा महंगी बुक है नहीं, ऑनलाइन पे ये सस्ती मिल जाएगी। ऐसे ऑफलाइन MRP इसकी 490 500 रुपये की किताब है, 499 की किताब है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ये किताब खरीदने ज़रूर पढ़ें। मैं 1-2 कहानी और पढ़ूंगा, इसके बाद मैं किसी हिंदी बुक या कविता का रिव्यू करूँगा, देखता हूँ क्या करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बुक और ये रही दिलीप साहब की कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये किताब ज़रूर ख़रीदें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।